अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, इसमें हमने देखा कि बंगाल के अंदर कैसे सबसे पहली जो पॉलिसी है, रेवेन्यू पॉलिसी, उसको कैसे लागू किया जाता है। और उसके थ्रू हमने परमानेंट सेटलमेंट को देखा, जमींदार कौन थे ये देखा। और ये सारी रिपोर्ट्स, चूंकि फिफ्थ रिपोर्ट से हमें सारा रेफरेंस मिल रहा था, तो वो फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी वो हमने देखा। तो आज हो एंड प्लो में एक दूसरी स्टोरी हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रिटिशर्स हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में अपने कंट्रोल को कैसे बढ़ा रहे हैं। इसमें जिन पे हम रेफर करेंगे, जिनके रिपोर्ट पे हम रेफर करेंगे, उनका नाम है फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे। तो ही वॉज अ फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब डॉक्टर। तो he was a physician and he came to India and served in Bengal medical service. वो भारत आने के बाद बंगाल मेडिकल सर्विस जो थी उसके अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ही अंडरटुक डिटेल्ड सर्वे ऑफ एरियाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। BEIC यहां लिखा हुआ है, मतलब बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उन एरियाज का जाकर के सर्वे कीजिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जितने क्षेत्र तक रूल कर रही थी, उन क्षेत्रों का डिटेल्ड सर्वे निकालने के लिए फ्रांसिस बुकानन को कहा जाता है। एंड हिज जर्नल, इट वॉज रिटन अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, पीपल ही इनकाउंटर्ड एंड प्रैक्टिसेस ही सॉ। उनकी जो जर्नल है, उनकी जो पत्रिका है, वह कैसी लिखी हुई है, कैसी फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो वो एक डायरी के फॉर्म में लिखी हुई है। जहां जहां वो गए, जिन लोगों से वो मिले, जिन रीति रिवाजों को वो देखे, उन सभी चीजों को वो एक डायरी के रूप में लिखा करते थे। और वही हमारे स्रोत के रूप में काम कर रही है इस टॉपिक के लिए। इट रेजेस क्वेश्चन इन आवर माइंड बट डजंट ऑलवेज हेल्प अस टू आंसर देम। उस डायरी को पढ़ने के बाद, उनके विवरण को, उनके अकाउंट को पढ़ने के बाद हमारे मन में कई तरह के सवाल आ जाते हैं, लेकिन उन रिपोर्ट के हिसाब से हमें उसका उचित आंसर नहीं मिल पाता। इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट ऑफ टाइम बट नॉट अबाउट लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल्स एंड प्लेसेस। अब चूंकि वो जहां भी जाते थे, उस समय उन्होंने वहां क्या देखा, उसी चीज को उन्होंने डायरी में लिख दिया। यानी इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट ऑफ टाइम। केवल उसी क्षण के बारे में, केवल उसी समय के बारे में हमको पता चलती है जिस वक्त फ्रांसिस बुकानन वहां जाते हैं। उनके लॉन्गर हिस्ट्री को वो ढूंढने नहीं जाते। उस इवेंट के पीछे जो रीजंस हैं, जो पास्ट है, उसको वो ढूंढने नहीं जाते। बस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने जो कुछ भी देखा, उस चीज को उन्होंने अपने अकाउंट में मेंशन कर दिया। उसी अकाउंट से एक पॉइंट निकल रहा है, इन द हिल्स ऑफ राजमहल। राजमहल की पहाड़ियों में जब वो फ्रांसिस बुकानन जाते हैं, तो वो क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं, और जो भी वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या वो डिस्क्रिप्शन सही है, इस चीज को इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे कि राजमहल हिल्स के बारे में बुकानन ने क्या लिखा है। राजमहल हिल्स में जो लोग रहते हैं उनको पहाड़िया लोग कहा जाता है। तो आखिर ये पहाड़िया कौन थे। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इन पहाड़िया लोगों को क्यों नहीं पसंद करती है। फिर उसके पीछे का रीजन होगा, वो रीजन होगा पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। ये पॉलिसी को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन के आने के बाद पहाड़िया लोगों का क्या रिएक्शन रहा, और पहाड़िया के अगेंस्ट एक नए ऑफ पीपल बन के तैयार हो गए, एक नया खतरा पैदा हो गया, वो था संथाल का। तो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि संथाल कौन थे। इन्हीं 6 पॉइंट्स में ये टॉपिक 2.1 इन द हिल्स ऑफ राजमहल हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ राजमहल हिल्स बाय बुकानन। फ्रांसिस बुकानन राजमहल हिल्स जब जाते हैं तो उन्होंने क्या लिखा है। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी
बुकानन ट्रेवल्ड थ्रू राजमहल हिल्स। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसिस बुकानन वहां जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, हील अपीयर्ड इम्पेनिट्रेबल। उनको ऐसा लगा कि ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ये बिल्कुल इम्पेनिट्रेबल है, यानी कि इसमें इसको भेदा नहीं जा सकता, इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। इट अपीयर्ड टू हिम एज अ जोन वेयर फ्यू ट्रेवलर्स वेंचर्ड। उनको राजमहल की पहाड़ियां ऐसी लगती थी जहां बहुत ही कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। इट अपीयर्ड टू हिम एज एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर। उनको ऐसा लगता था कि ये जो राजमहल पहाड़ियों का इलाका है, वो खतरे का इलाका है। उन्होंने ये 3 बातें और तीनों निगेटिव बातें बोली। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, इधर कोई लोग नहीं जाते होंगे, कोई यात्री इधर जाने की हिम्मत नहीं करते होंगे, क्योंकि उधर खतरा है। तो उनको आखिर ऐसा क्यों लगा? तो उसके पीछे रीजन है कि वेयर एवर ही वेंट पीपुल वेयर होस्टाइल। राजमहल की पहाड़ियों में जब वो एंटर किए तो उन्होंने देखा कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब उनको काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बुकानन उनका कोई दुश्मन, उस नजर से वो सारे वहां के लोग देख रहे हैं। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स एंड अनविलिंग टू टॉक टू देम। बुकानन को ऐसा लगा कि ये जितने भी अंग्रेज अधिकारी जाते हैं उनसे वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, काफी शक की दृष्टि से देखते हैं और उनसे वो नहीं करना चाहते। इन मेनी इंस्टेंसेस दीज पीपुल डिजर्टेड देयर विलेज एंड एब्सकॉन्डेड। यानी कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ कि जब बुकानन वहां गए तो पूरा का पूरा गांव खाली करके पहाड़िया लोग भाग जाते हैं। एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड शो दैट दीज हिल फोक्स वेर नोन एज पहाड़िया। रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि बुकानन जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे वो लोग पहाड़िया लोग थे। अब देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज, जो घटनाएं घट रही थी, बुकानन ने उसी को अपने डायरी में नोट डाउन किया। और ये जो लोग डरे सहमे थे, जो लोग आतंकित थे, जो लोग शक की दृष्टि से बुकानन को देख रहे थे, वो लोग पहाड़िया थे। तो यहीं से हमारा अगला पॉइंट निकला कि आखिर ये पहाड़िया लोग कौन है। दे लिव्ड अराउंड राजमहल हिल्स। ये लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। एंड दे सबसिस्टेड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यूजिंग हो। हो का मतलब होता है कुदाल। ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपना पूरा सबसिस्टेंस चलाते थे। इनका सबसिस्टेंस का मेन बेस ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस था। और वो कैसी खेती करते हैं? वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, झूम खेती करते हैं। और उस झूम खेती को करने के लिए वो कुदाल का सहारा लेते हैं, हो का सहारा लेते हैं। तो जो टॉपिक है द हो एंड द प्लो, इसमें हो कौन से लोगों के लिए कहा गया है? पहाड़िया लोगों के लिए कहा गया है। दे कलेक्टेड महुआ फॉर फूड, सिल्क कोकून्स एंड रेजिन फॉर सेल, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। वो लोग महुआ को कलेक्ट करते हैं ताकि उसको वो खा सके। सेल करने के लिए, बेचने के लिए कौन कौन सी चीज को इस्तेमाल में लाते हैं? तो सिल्क कोकून्स एंड रेजिन्स। और वुड को वो इस्तेमाल करते हैं चारकोल बनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ महुआ ये कहां से हो पाएगा? फॉरेस्ट से हो पाएगा। सिल्क कोकून्स या रेजिन्स कहां मिलेंगी? फॉरेस्ट में मिलेंगी। लकड़ी कहां मिलेगी? फॉरेस्ट में मिलेगी। So we can see that their life was intimately connected to the forest. उनका पूरा का पूरा जीवन फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। They lived in hutments within tamarind groves. वो कहाँ रहते हैं भाई? जड़ों के बीच में जो जगह बना रहता है वहीं पे उनकी झोपड़ी बनी हुई है और उसी में वो रहते हैं। They considered entire region as their land. ये जो पूरा राजमहल हिल्स का इलाका है, उस सारे इलाके को वो अपनी जमीन मानते हैं। एंड इट वॉज बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल। ये जमीन जिसको वो अपना मानते हैं, यही उनकी पहचान भी थी और उनके एग्जिस्टेंस का बेस भी थी।
दैट्स वाई दे रेसिस्टेड इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर्स। चूंकि ये जमीन उनकी थी, ये ऐसी जमीन थी जिसके ऊपर उनका पूरा का पूरा जीवन आश्रित था। इस वजह से कोई भी आउटसाइडर यदि आता है उस इलाके में तो उसको वो रोकते हैं, उसको वो रेसिस्ट करते हैं। उनका जो चीफ हुआ करता था, उनके जो मुखिया हुआ करते थे, वो क्या करते थे? दे मेंटेन्ड यूनिटी ऑफ द ग्रुप। पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप की जो यूनिटी है, एकता है, उसको बरकरार रखना, बनाए रखना, ये चीफ का काम, मुखिया का काम होता था। दे सेटल्ड डिस्प्यूट्स। ये जो चीफ्स हुआ करते थे वो झगड़ों को भी सुलझाते थे। दे लेड ट्राइब इन बैटल्स विथ ओवर ट्राइब्स एंड प्लेन्स पीपल। विथ ओवर नहीं होगा, यहां अदर होगा। दे लेड ट्राइब्स इन बैटल्स विथ अदर ट्राइब्स। दूसरी जनजातियों से कभी भी झगड़े होते, युद्ध होता, या फिर प्लेन भूमि में रहने वाले लोग जो होते, उनसे जब भी युद्ध होता तो उसमें उनको वो लीड करते थे। And they regularly raided plains where settled agriculturists lived. वो उन प्लेन इलाकों पे बार बार रेड करते, लूटते उनको, जहां पे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट रहते थे। अब देखो, हर एक पॉइंट एक दूसरे से एसोसिएटेड हो रहा है। आखिर वो रेड क्यों करते थे? तो इट वॉज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। उनके जिंदा रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। as well as it was way of asserting power over settled communities. आपने 11th क्लास में नोमैडिक एम्पायर्स पढ़ा है। जो नोमैडिक पीपल होते थे वो सेटल्ड विलेजेस को या सेडेंट्री सोसाइटीज के ऊपर आक्रमण किया करते थे ताकि वो अपनी ताकत को दिखा सके या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उनसे छीन सके, क्योंकि ये खुद खेती नहीं किया करते थे। नोमैडिक एम्पायर्स में ये पॉइंट हमने पढ़ा था। वैसे ही यहां भी जो ट्राइबल्स हैं, यहां भी जो हिल पीपल हैं, ये अपनी ताकत को दिखाने के लिए, ताकि सेडेंट्री सोसाइटीज के भीतर उनकी खौफ बनी रहे, इसके लिए वो रेड किया करते थे। इट वॉज मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विथ आउटसाइडर्स। बाहरी लोगों के साथ उनके राजनीतिक संबंध बनाने का यही तरीका होता था, ताकि जब भी कभी टर्म्स या शर्तें रखी जाए तो उन शर्तों में इनकी बात को एक्सेप्ट करी जा सके, नेगोशिएशंस ये अपने मन मुताबिक करा सकें, इसके लिए रेडिंग जरूरी थी। अब आता है आपका टॉपिक कि व्हाई डिडंट ब्रिटिशर्स लाइक पहाड़ियास। ब्रिटिशर्स को पहाड़िया से क्या परेशानी थी? तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स आखिर पहाड़िया को क्यों नहीं पसंद करते होंगे। ब्रिटिश इनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस। ये आप लगभग 9th क्लास से ही पढ़ रहे हो कि ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को उजाड़ मानते थे, वेस्ट लैंड मानते थे। उनके अनुसार सारे फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चरल लैंड या कल्टीवेबल लैंड बना दिया जाना चाहिए ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया जाए। फॉर देम extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of land revenue, to produce crops for export, and to establish the basis of a settled ordered society. वो चाहते थे कि सेटल्ड एग्रीकल्चर, अभी आप देख रहे हो पहाड़िया लोग जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी एक बार खेती होगी, उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कुछ वर्षों तक, और तब तक नए जगह पे क्रॉप्स उगाए जाएंगे। तो झूम खेती में एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जो खेती हो रही है, तो ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के अकाउंट में तो नहीं लिखी जाएंगी कि आज यहां खेती हुआ कल कहीं और हो गया। तो इस वजह से ये चाहते थे कि सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, यानी एक जगह स्थिर होकर के कल्टीवेशन करी जाए। और ऐसा क्यों? टू इनलार्ज द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमीन से जो राजस्व वो इकट्ठा करते थे, लैंड की जो वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो बढ़ सके। चूंकि कल्टीवेबल लैंड बढ़ेगा तो उनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। साथ में टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट। वो चाहते थे
कि जब कल्टीवेबल लैंड ज्यादा हो जाएंगे, वो एक्सपोर्ट करने के लिए उसमें क्रॉप्स को उगा सकेंगे। यानी ऐसे क्रॉप्स को उगाया जा सकेगा जिन क्रॉप्स को वो मार्केट में बेचने वाले हैं। एंड टू एस्टैब्लिश द बेसिस ऑफ अ सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप की जा सकेगी, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा सकेगी जो स्थायी हो, सेटल्ड हो और ऑर्डर्ड हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को वो लोग एक्सेप्ट करें, वो लोग उन रूल्स और रेगुलेशंस को माने। दैट्स वाई दे एसोसिएटेड फॉरेस्ट विथ वाइल्डनेस एंड दे सॉ फॉरेस्ट एज अ सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। वो फॉरेस्ट को वाइल्डनेस मानते हैं, उजाड़ मानते हैं, एक ऐसी जमीन जहां से ना रिवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं और ना ही वहां क्रॉप्स उगा पा रहे हैं। तो वो मानते थे कि ये जंगल बेवजह की जमीन है। वो फॉरेस्ट को सैवेज मानते हैं, बर्बर मानते हैं। बर्बर यानी क्या? आउटसाइडर जहां रहे, जो ऑर्डर्ड सोसाइटी नहीं है, जिसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो वो फॉरेस्ट को मानते थे कि ये एक सैवेज एरिया है, ये एक अनरूली प्लेस है। वो उसको असभ्य मानते हैं, आदिम किस्म का मानते हैं, जो सिविलाइज्ड नहीं, एंड ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू गवर्न। फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को वो गवर्न नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो चाहते थे कि फॉरेस्ट को क्लीन किया जाए। दे वॉन्टेड दैट फॉरेस्ट पीपुल बी टेम्ड, civilized and persuaded to give up hunting and take to slow agriculture। वो चाहते थे कि फॉरेस्ट लोगों को पालतू बनाया जा सके, उनको सिविलाइज्ड बनाया जा सके, उनको राजी किया जा सके ताकि वो हंटिंग को छोड़ दें, झूम खेती को छोड़ दें और प्लो एग्रीकल्चर यानी कि सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू करें। एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड। यानी कि सेटल्ड एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, वैसे वैसे फॉरेस्ट कम हो रहे थे और पैस्चर लैंड भी कम होता जा रहा था। क्योंकि जमीनें जब चाहिए एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहले से जो जमीनें थी उसके ऊपर तो खेती हो रही थी, अब बच गए फॉरेस्ट और पैस्चर लैंड। उन जमीनों को भी जब कल्टीवेशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा तो वहां सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ेगी, वैसे वैसे फॉरेस्ट और पैस्चर लैंड कम होते जाएंगे। इट शार्पेंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक एंड सेटल्ड कल्टीवेटर्स। यानी सेटल्ड एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे पहाड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो और सेटल्ड कल्टीवेटर्स यानी कि वो कल्टीवेटर्स जो कहीं स्थायी रूप से निवास करते हैं और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगी और कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। हिल फोक रेडेड सेटल्ड विलेजेस विथ इंक्रीजिंग रेगुलरिटी। अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे हिल फोक? वो सेटल्ड विलेजेस को लूट रहे थे, उसके ऊपर लगातार रेडिंग कर रहे थे। सो इन 1770s ब्रिटिश embarked brutal policy of extermination, hunting and killing hill folks। अब देखिए, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सेटल्ड एग्रीकल्चर इंक्रीज हो, और जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर इंक्रीज कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, उतना ही हिल फोक और सेटल्ड कल्टीवेटर के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। हिल फोक्स नहीं चाहते थे कि सेटल्ड कल्टीवेटर्स उनकी जमीन यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करें और सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें। तो ऐसे सिचुएशन में हिल फोक्स रेडिंग करते हैं, वो लूटते हैं सेटल्ड विलेजेस को। और चूंकि सेटल्ड विलेजेस ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए थे, उनको रेवेन्यू मिल रहा था, उनको एक्सपोर्ट के लिए गुड्स मिलते, तो सेटल्ड एग्रीकल्चर से किनको फायदा था? ब्रिटिशर्स को फायदा था। तो इसलिए 1770 से ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी शुरू करी ताकि इन हिल फोक्स को
इन पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को खत्म किया जा सके। दे स्टार्टेड हंटिंग एंड किलिंग दोज पीपल। ब्रिटिशर्स जो है हिल फोक्स को हंट करके, शिकार करके उनको मारना शुरू करते। अब हम बढ़ते हैं पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। ये एक तरीका ढूंढा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ताकि हिल फोक्स को अपने कब्जे में लिया जा सके। इट वॉज proposed by Augustus Cleveland and he was collector of भागलपुर in 1780s। 1780 के दशक में भागलपुर के जो कलेक्टर थे अगस्टस क्लीवलैंड, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन शुरू करी। ये क्या था पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन? तो जो पहाड़िया चीफ थे उनको एक एनुअल अलाउंस मिलता, यानी कि एक वार्षिक भत्ता सरकार की तरफ से मिलता। एंड ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ दियर मेन, यानी कि पहाड़िया चीफ को पैसा दिया जाता ताकि वो अपने लोगों को सही तरीके से उनको कंडक्ट करना सिखाए, वो सही तरीके से ब्रिटिशर्स की बात को माने, यानी कि एक तरीके से उनको पालतू बनाने की कोशिश पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन के थ्रू करी गई। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, पहाड़िया चीफ वेर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन दियर लोकेलिटी एंड डिसिप्लिन दियर ओन पीपल। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पहाड़िया चीफ थे, जिनकी क्या पावर्स थी हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, तो ये एक्सपेक्टेशन था उनसे कि अपने आसपास के क्षेत्रों में वो ऑर्डर को बनाए रखेंगे, विधि व्यवस्था को सही बनाए रखेंगे और अपने लोगों को डिसिप्लिन से रहना सिखाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन हिल पीपल को पालतू बनाने के लिए करी गई थी। तो इस पे उनका रिएक्शन क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि पहाड़िया चीफ उन्होंने मना कर दिया कि हम ये अलाउंस नहीं लेंगे, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया दे लॉस्ट देयर ऑथोरिटी विद इन द कम्युनिटी। सिंपल सी बात थी कि पहाड़िया लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी आउटसाइडर उनके एरिया में इंट्रूशन करे, कोई भी बाहरी उनके एरिया में आए और उनकी सबसिस्टेंस की जो बेस है फॉरेस्ट उसको छीन ले या तबाह कर दे। तो वैसे जो भी पहाड़िया चीफ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उस एनुअल अलाउंस को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स की बात को मानकर अपने लोगों को डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, उन सब ने अपनी समुदाय में ही अपनी सत्ता खो दी। उन्होंने अपनी ऑथोरिटी को खत्म कर दिया अपने समुदाय में। समुदाय के लोग उनको अपना चीफ मानने से इनकार कर देते हैं। दे केम टू बी परसीव्ड एज सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज और स्टिपेंडियरी चीफ्स। वेतन इनको मिलने वाला है ऐसा मान करके लोग उनको जो है मानते थे कि दे आर सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज, ये अंग्रेजों के अधीनस्थ अधिकारी हो गए हैं, ये लोग अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं और इनको वेतन दिया जा रहा है, इसलिए ये वेतनिक मुखिया है। एज पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यूड, पहाड़ियाज विथड्रू डीप इनटू द माउंटेन। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन जैसे जैसे एक्सपैंड कर रही थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पहाड़िया लोग माउंटेन और माउंटेन की तरफ चलते चले गए और ज्यादा अंदर की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चलते चले गए। एंड दिस एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस भाई? तो पैसिफिकेशन कैंपेन प्लस, याद है आपको अभी जस्ट हमने पढ़ा कि उन्होंने 1770 से उनको एक्सटर्मिनेट, उनको तबाह करना शुरू किया, उनको हंट करके उनको मारना शुरू किया। तो ये जो ब्रूटल रिप्रेशन की मेमोरीज है, दिस शेप देयर परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशन इनटू द एरिया। ये जो अनुभव था उनका कि ब्रिटिशर्स जो है पैसिफिकेशन कैंपेन ला करके हमको पालतू बना रहे हैं, और दूसरा कि उनका शिकार किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको मारा जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसकी वजह से उनके मन में यह धारणा बन गई कि ब्रिटिशर्स उनके एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। एंड एवरी व्हाइट मैन अपीयर्ड एज अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। हर एक गोरा व्यक्ति, पहाड़िया लोग जिन भी गोरे लोगों को देखते तो उनको लगता कि वह एक ऐसा पावर है, वह एक ऐसी शक्ति है
जो उनके जीने का तरीका बर्बाद कर रही है, जो उनके जीने का साधन बर्बाद कर रही है। Every white man appeared to them as power, snatching away their control over forest and land. हर एक व्यक्ति उनको ऐसा दिखता था जो फॉरेस्ट और उनकी जमीन से उनका नियंत्रण छीन रहा था। इस वजह से बुकानन भी जब वहां जाते हैं तो चूंकि बुकानन एक वाइट मैन है तो उनको देखने के बाद आशंकित होकर के देखते हैं, शंका की दृष्टि से देखते हैं। अब देखते हैं अ न्यू डेंजर, संथाल। अभी आपने पढ़ा कि पहाड़िया लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट थी ब्रिटिशर्स की वो अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो खेती नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स को पहाड़िया लोगों से कोई बेनिफिट नहीं था। अब एक नया डेंजर निकल के सामने आया, संथाल। यानी केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं, संथाल भी इनके लिए एक नया खतरा बन करके आए। संथाल्स, दे वेर पोरिंग इनटू द एरिया। ये राजमहल पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संथाल जो कि एक जनजाति है, ये भी आनी शुरू हो जाती है। दे वेर क्लीनिंग फॉरेस्ट्स, कटिंग डाउन टिम्बर, प्लोइंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन। अब ये संथाल लोग जो हैं, संथाल जनजाति के लोग, ये जैसे जैसे राजमहल हिल्स में आते हैं, ये फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू करते हैं, यहाँ की लकड़ियों को काटना शुरू करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करके यहाँ की जमीनों को प्लो करते हैं और वहां पे राइस और कॉटन उगाते हैं। ये दोनों ऐसे क्रॉप्स हैं जो ब्रिटिशर्स को डिमांडेड थे। ब्रिटिशर्स जिनको चाहते थे कि ये क्रॉप्स को उगाया जाए ताकि मार्केट में बेच करके कुछ प्रॉफिट अर्न किया जाए। एंड लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय संथाल्स एंड पहाड़ियाज दे रिसीडेड डीपर इनटू द हिल्स। संथाल जब आ रहे थे तो जो लोअर हिल्स हैं, जो निचली जमीनें हैं, जहां पे पहले उनका कंट्रोल था, उन जमीनों को वो छीन लेते हैं और पहाड़िया वो और ज्यादा डीपर चलते चले जाते हैं। तो यहां पहाड़िया लोग किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? हो को, क्योंकि वो हो के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। एंड दीज न्यू सेटलर्स, दैट इज संथाल, दे रिप्रेजेंट फ्लो। यानी कि संथाल लोगों को, चूंकि ये फ्लोइंग कर रहे हैं, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट्स वाई दे रिप्रेजेंट फ्लो। टॉपिक 2.2 है द संथाल्स पायोनियर सेटलर्स। यानी सबसे पहले जो सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं, वैसी ट्राइब जो पहले नोमैडिक थी और अब वो सेटल्ड बनने वाली है, वो थी संथाल्स की। इस टॉपिक में हम 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला कि बुकानन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गंजूरिया पहाड़। चूंकि ये गंजूरिया पहाड़ के आसपास सेटल हुए थे, नया नया सेटल हुए थे, तो उसके बारे में बुकानन क्या लिखते हैं वो। फिर देखेंगे सेटलिंग संथाल्स। ब्रिटिशर्स भी चाहती हैं कि जो संथाल हैं वो सेटलमेंट करें, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए वो क्या करती है व्यवस्था। फिर दामिने कोह क्या थी ये देखेंगे, और इस सेटलमेंट का इंपैक्ट पहाड़िया पे क्या हुआ ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि संथाल्स जो कि ब्रिटिशर्स की बात को मान के सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, वो भी डिसेंटर्स हो जाते हैं, वो भी ब्रिटिशर्स से परेशान हो जाते हैं और उन्होंने रिवोल्ट किया और अल्टीमेटली हम रिजल्ट देखें। यानी अब हम बुकानन के दूसरे डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे और संथाल को जानेंगे। तो बुकानन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गंजूरिया पहाड़। 1810 में बुकानन जो है वो गंजूरिया पहाड़ पहुंचता है, जो कि राजमहल पहाड़ियों का ही, राजमहल पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसी का एक भाग था, उसी का एक पार्ट था। इट वॉज अ ओल्ड विलेज बट लैंड वॉज रिसेंटली क्लियर्ड टू एक्सटेंड कल्टिवेशन। यह एक पुराना गांव था, लेकिन चूंकि ये सर्वे करते हुए जाते हैं बुकानन, तो वो कहते हैं कि ये जमीन ऐसा दिख रहा था जैसे कि अभी जस्ट यहां से फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है और यहाँ पे कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। एंड बुकानन रूट
that this place transformed through proper application of human labor. बुकानन कहते हैं कि इस जमीन को, जो जमीन उजाड़ थी, चूंकि ये पहाड़ियों का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में लैंड को क्लीन करके वहां पे क्रॉप्स उगाया गया है और इससे बेनिफिट ब्रिटिशर्स को है, इस वजह से ये कहते हैं कि ये जमीन और ये जगह यह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर गई विथ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर, यानी कि ह्यूमन लेबर को यूज करके, सही तरीके से यूज करके इस जमीन की काया ही पलट गई। ये जमीन जो बंजर हुआ करती थी वो अब कल्टीवेबल बन गई। वो कहते हैं द सॉयल हेयर इज रॉकी बट अनकॉमनली फाइन, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी चट्टानी है, इसमें रॉक पाए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी है। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं? तो फाइनर टोबैको एंड मस्टर्ड, यहाँ पे तंबाकू की अच्छी खेती होती है और मस्टर्ड की खेती होती है। दीज फ्रंटियर्स ऑफ कल्टीवेशन वर एक्सटेंडेड बाय संथाल्स, यही संथाल्स का जिक्र उन्होंने कर दिया अपनी डायरी में। वो कहते हैं कि ये जो सीमा है राजमहल की पहाड़ियों का, यहां तक खेती को एक्सटेंड किसके द्वारा किया गया है? संथाल के द्वारा किया गया है। दे मूव्ड इनटू दिस एरिया इन 1800, displaced hill folk and cleared forest and settled here. 1800 ईस्वी में ये इस क्षेत्र में पहली बार आते हैं, गंजूरिया पहाड़ के क्षेत्र में। यहां आने के बाद उन्होंने यहां के पहाड़िया लोगों को डिस्प्लेस किया, यहां के फॉरेस्ट को क्लीन किया और यहीं पे बस गए। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, सेटलिंग संथाल्स। बंगाल में संथाल्स को सेटल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीजें करी? अराउंड 1780s दे बिगन टू कम इनटू बंगाल। 1780 के दशक में संथाल बंगाल में आना शुरू करते हैं। जमींदार उनको हायर करते थे टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टीवेशन। जो वहां के जमींदार थे वो उनको भाड़े पर रख करके क्या करते थे? कोई भी ऐसी जमीन जिस जमीन पे अभी खेती नहीं हो रही है, उस जमीन को क्लीन कर कल्टीवेबल बनवाते थे इन्हीं संथाल लोगों के द्वारा। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड देम टू सेटल इन जंगल महाल। जंगल महाल एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, वहां पे संथाल्स को इनवाइट किया जाता है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, ताकि वहां जाकर के वो बस सके, वहां के फॉरेस्ट को क्लीन कर सके और वहां पे कल्टीवेशन कर सके। जंगल महाल क्या है या जंगल स्टेट क्या है? तो इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बाय ब्रिटिश पोजेशंस एंड इंडिपेंडेंट चीफडम्स लाइंग बिटवीन बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर एंड छोटा नागपुर। ये 4 अलग अलग जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में ये पूछता है कि जंगल महाल में कौन कौन से क्षेत्रों से जमीनें जोड़ी गई। तो जंगल महाल वॉज अ डिस्ट्रिक्ट, यह एक जिला था जिसको बनाया गया था किस चीज से? तो उस जिले के आसपास जिस जगह पे ब्रिटिश का पोजेशंस था, जिन जगहों पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, उन जगहों को मिला करके, और कुछ इंडिपेंडेंट चीफडम्स थी जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थी, उन जगहों को भी इसमें जोड़ दिया गया था। और वो क्षेत्र थे बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर और छोटा नागपुर। संथाल्स अपीयर्ड टू देम एज एन आइडियल सेटलर्स। संथाल उनको बहुत ही आदर्श किस्म के, बहुत ही आइडियल किस्म के सेटलर्स प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी बिना किसी संकोच के वो फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं। एज वेल एज फ्लोइंग द लैंड विथ वीगर, पूरी ताकत से, पूरी दम लगा के वो जमीन को भी फ्लो करते हैं, इसको जोतते हैं। चूंकि ये दोनों काम ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए था, दैट्स व्हाई संथाल्स अपीयर्ड टू देम एज एन आइडियल सेटलर्स। संथाल्स वर गिवन लैंड,
उनको जमीनें दी गई एंड दे वर परसुएडेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि राजमहल की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कंट्रोल किया जा सके, और वो कंट्रोल तभी होगा जब उस जंगल को क्लीन कर दिया जाए। तो इसलिए संथालों को ये जमीन दे दी जाती है और उनको मनाया जाता है कि राजमहल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में आप बसना शुरू कीजिए। तो अब आता है सेटलमेंट से रिलेटेड पॉइंट, दामिने कोह। बाय 1832 लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डिमार्केटेड एज दामिने कोह। 1832 तक आते आते बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा, उसकी बाउंड्रीज फिक्स करके उसको नाम दे दिया जाता है दामिने कोह। एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ संथाल्स। इसको ये घोषित किया जाता है कि ये जमीन किसकी है, ये संथालों की जमीन है। उसमें संथालों को करना क्या था, तो दे वेयर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस फ्लो एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स। चूंकि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि कल्टीवेशन हो, इसलिए उन्होंने दामिने कोह बनाया और वहां पे संथालों को रहने के लिए अलाउंस दे दिया। कहा कि आप यहां रह के हल से खेती कीजिए और यहां सेटल्ड पीजेंट के रूप में आप रहिए। लैंड ग्रांट टू द संथाल स्टिपुलेटेड at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within first 10 years। जो जमीन दामिने कोह की संथाल को दी गई उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई कि इस पूरी दामिने कोह की जमीन की 1/10 हिस्सा अगले 10 सालों तक कल्टीवेबल बन जाना चाहिए। यानी 1/10 हिस्सा को क्या कीजिए, आप फॉरेस्ट को क्लीन कीजिए और उसको कल्टीवेशन के लायक बनाइए। टेरिटरीज वाज सर्वेड एंड इट वाज मैप्ड एंड इंक्लोज्ड विथ बाउंड्री पिलर्स। इस पूरे राज्य क्षेत्र को सर्वे किया गया, इसकी मैपिंग की गई और इसके चारों तरफ बाउंड्रीज खड़े कर दिए गए। आफ्टर डिमार्केशन ऑफ दामिने कोह, संथाल सेटलमेंट एक्सपैंडेड रैपिडली। चूंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरी की पूरी जमीन संथाल को दी जा रही है, तो संथाल धीरे धीरे सेटलमेंट को काफी तेजी से एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। दे गिव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी एंड सेटल डाउन। यहां से ये पॉइंट क्लियर होता है कि संथाल्स वेयर नोमैडिक इन नेचर इन अर्लियर टाइम्स। वह अपने पुरानी जो उनकी जीवन शैली थी उसको त्याग देते हैं और एक जगह सेटल हो जाते हैं। दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर मार्केट। ऐसी फसलें बोई जाती हैं उनके द्वारा जिसको मार्केट में बेची जा सके। दे स्टार्टेड डीलिंग विथ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। जो पैसा देते हैं महाजन उनके साथ और जो व्यापारी हैं उनके साथ ये डील करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि सेटलमेंट ये कहां चल रही है, दामिने कोह कहां बनाया गया है, राजमहल की पहाड़ियों में। और राजमहल की पहाड़ियों में पहले से रहने वाले लोग पहाड़िया लोग थे, तो उनके ऊपर इस सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, वही हमारा अगला पॉइंट होगा, इंपैक्ट ऑन पहाड़िया। पहाड़ियाज दे रेसिस्टेड सेटलमेंट ऑफ संथाल्स बट अल्टीमेटली दे वेर फोर्स्ड टू विथड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स। जैसे ही उन्हें यह बात पता चलती है कि संथाल वहां पे सेटलमेंट कर रहे हैं, संथाल वहां पर बसने आए हैं, तो शुरुआत में उन्होंने उसको रेसिस्ट किया, उसका प्रतिरोध किया, उनको रोका। लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ क्या होता है, अल्टीमेटली उनको पहाड़ी के अंदर जाना पड़ता है। बाहर के फ्रंटियर्स को छोड़ के वो हिल्स के भीतर चलते चले जाते हैं। दे वेर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग डाउन टू लोअर हिल्स एंड वैलीज। क्योंकि लोअर हिल्स और वैलीज में ही ये संथाल लोग रहना शुरू करते हैं, तो इसलिए उनको अब नीचे आने से रोका जाता है। वैली में, घाटियों में वो नहीं आ सकते थे।
They were confined to dry interior and to more barren and rocky upper hills. जरा सोचिए, जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रॉक्स बढ़ती जाएंगी, तो उनको, उन पहाड़िया लोगों को ऊपर के भाग में जो कि सूखा था, जो कि बैरन बंजर था, जो चट्टानी था, उस जगह पे उनको सीमित कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया। एंड बीइंग पार्ट ऑफ दामिन, पहाड़िया कुड नॉट इफेक्टिवली सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टीवेशन। उनका मोड ऑफ कल्टीवेशन क्या था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चला सकते थे, क्योंकि अब उनका वो क्षेत्र दामिने कोह कहला रहा था। अब उनका वो क्षेत्र संथालों के द्वारा कैप्चर किया जा रहा था। तो आप देख रहे हैं सबका इंपैक्ट पहाड़िया पे हो रहा है। और संथाल, चूंकि ये ब्रिटिशर्स ने संथालों को जमीनें दी थी, तो संथाल को तो खुश होना चाहिए, बट संथाल्स दे बिकेम डिसेंटर्स, वो भी नाराज हो गए। कैसे? तो संथाल्स फाउंड दैट लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन वाज स्लिपिंग फ्रॉम देम। उन सभी जमीनों को जिसको संथालों ने कल्टीवेबल बनाया, जिसको संथालों ने क्लीन किया, इस लायक बनाया कि वहां पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जा सके, वो सारी जमीनें उनको दे तो दी गई थी, लेकिन वो सारी जमीनें कन्वर्ट होने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनके हाथ से निकल जा रही थी। कैसे? तो स्टेट वाज लिवाइंग हेवी टैक्सेस ऑन लैंड क्लियर्ड बाय देम। जिन जमीनों को वो खाली करते, जिन जमीनों को वो क्लीन करते, उसके ऊपर हेवी टैक्स सरकार के द्वारा लगा दिया जाता था। मनी लेंडर्स, जिनका दूसरा नाम है दिक्कू, तो दिक्कू लोग, दे स्टार्टेड चार्जिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट दे गेव टू संथाल्स। जो मनी लेंडर्स थे, जिनका दूसरा नाम दिक्कू भी है, और ये सवाल 1 मार्क्स में पहले पूछा गया है कि मनी लेंडर्स का दूसरा नाम क्या है, या दिक्कू लोग कौन थे, तो दे वर मनी लेंडर्स। तो उन्होंने क्या किया? संथाल चूंकि पैसा मनी लेंडर से ही लेकर के फॉरेस्ट को क्लीन कर रहा है, तो मनी लेंडर्स उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। एंड सिंस द डेप्ट वाज अनपेड, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द लैंड। मनी लेंडर और स्टेट दोनों के दोनों उनसे जमीनें छीनना शुरू करते हैं। जमींदार्स, दे वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर दामिन एरिया। जो जमींदार थे, वो दामिने कोह वाले इलाके में, वो जमीन, जो जमीन सरकार ने संथालों को दी थी, उस जमीन के ऊपर जमींदार अपना कब्जा, अपना नियंत्रण जमा लेते हैं। बाय 1850s, संथाल्स फेल्ट दैट टाइम हैड कम टू रेबल अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल स्टेट। 1850 तक आते आते उनको ऐसा महसूस होने लगा कि इन जमींदारों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, इन मनी लेंडर्स के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और राज्य के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वाई दे फेल्ट सो? ऐसा उन्हें क्यों लगा? बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्फ वेयर दे वुड रूल। चूंकि संथाल उन दिनों को क्लीन कर रहे थे, तो उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि ये जमीन अब उनकी हो गई, वो जैसे चाहे उस जमीन पे रह सकते थे, जैसे चाहे वैसे अपना शासन खुद कर सकते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था, और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स और मनी लेंडर्स उनसे छीन रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हमें हमारे अनुरूप वर्ल्ड बनाना है, हमें हमारे लायक वर्ल्ड बनाना है जहां हम रूल कर सके, तो इसके लिए हमें रिवॉल्ट करने की जरूरत है। इसलिए संथाल रिवॉल्ट 1855-56 में होता है, जिसमें सिद्धू मांझी इसके लीडर होते हैं। याद रखना है लीडर को भी, क्योंकि 1 मार्क्स में यहां से भी पूछा जा सकता है कि 1855-56 में जो संथाल रिवॉल्ट हुई, उसके लीडर कौन है? सिद्धू मांझी। संथाल परगना was created
carving out 5500 square miles from district of भागलपुर and बीरभूम। ये जो संथाल रिवॉल्ट हुई उसका आउटकम क्या हुआ? संथालों ने जब आवाजें उठाई तो एक संथाल की अपनी एक परगना बनाई गई जिसमें 5500 स्क्वायर माइल एरिया भागलपुर और बीरभूम के जिलों से निकाली गई। वाई स्टेट क्रिएटेड संथाल परगना? द colonial state hoped that संथाल could be conciliated। संथालों को संतुष्ट कर देंगे तो और भी ऐसी फॉरेस्ट एरियाज हैं जिन एरियाज पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिन एरियाज को हम कल्टीवेबल बना पाएंगे और जहां से हम रिवेन्यू ले पाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि संथालों को खुश किया जाए और जब उन्होंने रिवॉल्ट किया 1855-56 में तो उसका आउटकम ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने संथाल परगना बना दिया कि आप यहां पे रहिए, आप अपना रूल कीजिए। आप देख रहे हैं कि बुकानन के ही विवरण से हम दो पॉइंट्स को पढ़े। एक जो उन्होंने राजमहल हिल्स में पहाड़िया लोगों के द्वारा जो ट्रीटमेंट था उसको लेकर के वो लिखते हैं, तो पहाड़ियाज के बारे में हमने पढ़ा। संथाल के बारे में वो जब गंजूरिया पहाड़ जाते हैं तब लिखते हैं, तो हमने संथाल के बारे में पढ़ा। अब सवाल उठता है कि कैन वी रिलाई अपॉन दिस अकाउंट? क्या हम बुकानन द्वारा किए गए इन सभी विवरणों पर रिलाई कर सकते हैं? तो इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या हम रिलाई कर सकते हैं, इसको सबसे पहले देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि बुकानन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, कोई और सर्वेयर को क्यों नहीं भेजा गया। फिर लास्ट में देखेंगे कि बुकानन की दृष्टिकोण क्या थी, बुकानन की पर्सपेक्टिव क्या थी। तो सबसे पहले कि क्या हम इनके द्वारा दिए गए विवरणों पे रिलाई कर सकते हैं, आश्रित रह सकते हैं। तो कीप इन माइंड दैट बुकानन वाज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ध्यान रखना है कि बुकानन क्या था, एक कर्मचारी ही तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ही मार्च्ड एवरीवेयर with large army of people like draughtsmen, surveyors, palanquin bearers, coolies। जहां कहीं भी वो जाता था उसके साथ बहुत सारे लोग जाते थे, जैसे नक्शा बनाने वाले लोग, मानचित्र बनाने वाले लोग, सर्वेयर्स जाते थे। चूंकि वो पालकी पे जाता था तो पालकी ढोने वाले लोग जाते थे, कूली जाते थे। He had specific instruction about what he had to look for and what he had to record। चूंकि वो एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था, तो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि किसी भी जगह जाएंगे तो आपको क्या देखना है और वहां से क्या रिकॉर्ड करना है। सो his journeys were not simply inspired by the love of landscape and desire to discover the unknown। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बुकानन जो यात्राएं करता था, बुकानन जो नोट्स लिखा करता था, जो डायरी लिखता था, ये लैंडस्केप के प्रेम में नहीं लिखता था या इस वजह से नहीं लिखता था कि उसको नई चीजों को खोजने में अच्छा लगता है। ये इसलिए लिखता था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया था। दैट्स वाई वी कैन नॉट रिलाई अपॉन हिज अकाउंट्स। उसके अकाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस से प्रभावित थे, इस वजह से हम उनके अकाउंट पे रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा सवाल उठता है कि वाई ओनली बुकानन? फ्रांसिस बुकानन ही क्यों? कुछ ना कुछ क्वालिटीज उनमें होंगी, तो वो क्वालिटीज क्या थी ये देखते हैं। तो एज कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर एंड एक्सपैंडिंग इट्स कॉमर्स, it looked for natural resources it could control and exploit। कंपनी जैसे जैसे बंगाल में अपने शक्ति को बढ़ाते जा रही थी, अपने व्यापार को एक्सपेंड कर रही थी, उसको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे जहां वो फिर से नियंत्रण कर सके और जिसको यूज कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। तो इट सर्वेड लैंडस्केप्स एंड रेवेन्यू सोर्सेज, ऑर्गेनाइज्ड वॉयजेज ऑफ डिस्कवरी and sent its men to collect information।
तो चूंकि उनको नए नए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे जहां वो कंट्रोल कर सके, इसलिए अलग अलग लैंडस्केप को वो सर्वे करने के लिए भेजता है, रिवेन्यू सोर्सेज को सर्वे करने के लिए भेजता है, डिस्कवरी के लिए यात्राएं आयोजित करता है और अपने लोगों को भेजता है ताकि वहां से सूचनाएं वो कलेक्ट कर सके। एंड सिंस बुकानन वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर, सो ही वॉज सेंट। वो बहुत ही बारीकी से सभी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते थे बुकानन, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुकानन को भेजा। बुकानन ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व्ड स्टोन्स, रॉक्स एंड डिफरेंट स्ट्राटा एंड लेयर्स ऑफ सॉइल। बुकानन बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से स्टोन्स को देखते थे, रॉक्स को, और अलग अलग जो लेयर्स हैं सॉइल के, उन सब को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। He described not just what he saw, but also how it could be transformed and made more productive. वो केवल अपने ऑब्जर्वेशन को ही नहीं लिखते, वो उन्हीं चीजों को नहीं लिखते जो वो देखते थे, बल्कि ये भी लिखते थे कि उस स्थान को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कैसे उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो सके। तो चूंकि बुकानन ऑब्जर्व भी अच्छा कर रहे हैं और उस जगह को, रिसोर्सेज को, उन संसाधनों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, इसका अपना रिकमेंडेशन, अपना सुझाव, अपना सजेशन भी दे रहे हैं, इस वजह से बुकानन को चुना गया, ना कि किसी और अंग्रेज अधिकारी। अब तीसरा और अंतिम पॉइंट आता है हिज पर्सपेक्टिव, उसका दृष्टिकोण। हिज विजन एंड प्रायोरिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम लोकल इनहेबिटेंट्स। वो जहां भी गया वहां उसका प्रायोरिटी और उसका विजन, दोनों के दोनों वहां के स्थायी निवासियों से अलग था। His assessment was shaped by commercial concerns of company and modern Western notions of what constitutes progress. आपको पता है कि पहाड़िया लोग वो फॉरेस्ट से ही अपनी जीविका चलाते थे, फॉरेस्ट से ही उनका जीवन संबंधित था, एसोसिएटेड था। लेकिन कंपनी फॉरेस्ट को उजाड़ मानती थी, तो ये भी, बुकानन भी फॉरेस्ट को उजाड़ मानते हैं। क्योंकि कंपनी का एकमात्र सोच था कि वाणिज्य, बिजनेस और कॉमर्स को बढ़ाया जा सके, ट्रेड को बढ़ाया जा सके। तो जो भी वो असेसमेंट करते थे, वो कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य और ट्रेड को ध्यान में रखते हुए करते थे। वो जो ऑब्जर्वेशन करते थे उसमें उन सभी चीजों को लिखा जाता था या मेंशन किया जाता था कि प्रोग्रेस कैसे होगी। एंड दैट्स व्हाई ही वाज क्रिटिकल ऑफ लाइफस्टाइल्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जंगलों में रहने वाले लोगों के जीवन शैली पे वो क्रिटिकल हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं। ही फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी टर्न्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। क्योंकि कंपनी को भी ऐसा ही लगता था कि जंगलों को क्लीन करके कल्टीवेबल लैंड बनाया जाए, तो इस वजह से बुकानन को भी लगता था कि फॉरेस्ट को क्लीन किया जाना चाहिए और वहां एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रांसिस बुकानन, चूंकि कंप्लीटली वो किनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए उनके अकाउंट पे, उनके विवरणों पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते। तो ये आपका दूसरा टॉपिक भी समाप्त हो गया।